हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं क्लास नंबर 22 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। मैक्सिमम इसकी 5 से 6 क्लासेस और होंगी। मैं कोशिश करूंगी कि 5 से 6 क्लास में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो पूरी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाए। एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम स्टार्ट करेंगे और वो मैंने आपको बुक बताई दी है, एच एल आहूजा से जो है वो हम पढ़ेंगे। साथ में मेरे कुछ और बुक्स के नोट्स हैं, वो हम कंसीडर करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। मैथमेटिकल भी और थियोरेटिकल भी, जिस भी तरीके से आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूछी जाती है। ओके, एंड प्लस मॉक पे भी आपका काम चल रहा है। मॉक टेस्ट आपके लिए बेस्ट बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि बेस्ट से बेस्ट मॉक टेस्ट आपको दिया जाए, उसके लिए भी तैयारी चल रही है। तो एक बार सारी चीजें हो जाए फिर मैं अनाउंसमेंट करूंगी। एंड अनाउंसमेंट में आपको सारी चीजें पता चलेगी कि किस तरीके से आपका मॉक टेस्ट होगा, किस तरीके से उसको एनालाइज किया जाएगा। एंड यस, देयर विल बी अ सरप्राइज 1-to-1 गाइडेंस हर एक स्टूडेंट्स के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोवाइड करें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी नेक्स्ट क्लास नंबर 22 कैल्डोर ग्रोथ मॉडल से। और लास्ट क्लास में और एक दो क्लासेस से आ रहा था कि मैम ये नोट्स बना दिया करो, नोट्स दे दिया करो। तो देखो, जहां जहां मुझे लगा कि जरूरत है मैंने लिख के पहले से ही रख दिया है, पहले से ही लिखी है सारी चीजें। लेकिन इसके बाद जो डायग्रामेटिकली जो भी एक्सप्लेनेशन होगी, वो डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन वो मैं पहले से नोट नहीं कर सकती, वो मुझे साथ में ही समझाने पड़ेंगे। तो आई होप ये चीज आप समझ पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं कैल्डोर ग्रोथ मॉडल से। कैल्डोर ग्रोथ मॉडल कब आया? 1957 में आया। सारे ईयर्स जो है वो मेंशन करना, बिकॉज एज यू नो क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आता है। एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्रोनोलॉजी जो है वो करवा रखी है, उसको कंप्लीट कर लेना। जब भी आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे भी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले पेज पे आपकी क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आता है। तो क्रोनोलॉजी आप जब भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे, पहले उसकी कंप्लीट क्रोनोलॉजी देखोगे। क्रोनोलॉजी अपने दिमाग में से निकालोगे कि पहले कौन सी थ्योरी आई, फिर कौन सी आई, और उसके बाद जाके आप जो है वो थ्योरीज जो है वो पढ़ोगे। तो डेली एक बार अगर आपने क्रोनोलॉजी रिवाइज कर ली, तो एग्जाम में जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का आपका डर है ना कि जो आपका गलत हो जाएगा, वो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की अपनी या तो एक अलग से नोटबुक बना लो, कुछ पेजेस की एक फाइल बना लो जिसको आपको कवर करना है। ओके, एंड प्लस आपको पीवाईक्यूज करने हैं, पूरी यूनिट हो जाएगी। उसके बाद पीवाईक्यूज मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में ही शायद ऐड कर रखे हैं, और नहीं तो मैं आपको अलग से जो है प्लेलिस्ट जो है वो शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, इसलिए क्योंकि वहां पे मैं अपडेट देती हूँ जिस दिन मैं कौन सी क्लास ले रही हूँ, सारी चीजें जो है वो कवर करती है हमारी टेलीग्राम पे। जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, हर बात के लिए यूट्यूब वीडियो तो बना नहीं सकते ना कि मैं हर बात के लिए शॉर्ट बना दूं। तो ये दिक्कत है कि हर चीज के लिए नहीं बताया जाता। तो आपको अपडेट रहना है तो टेलीग्राम पे सारे मैसेजेस मैं शेयर कर देती हूँ कि कब क्या होने वाला है। ठीक है, सो आज हम कर रहे हैं कैल्डोर ग्रोथ मॉडल। एज यू नो, दिस इज वन ऑफ द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें कैल्डोर ने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जो है वो बताया है कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन और एक्सपेंडिंग दोनों पॉपुलेशन को कंसीडर करते हुए। अगर हम इस पर्टिकुलर मॉडल की बात करें, तो ये जो मॉडल है ना आपका, ये आपका हेरोडियन की डायनामिक अप्रोच भी लेता है, प्लस केन्स से जो उसने टेक्निक ऑफ एनालिसिस है दोनों को लिया है। तो हेरोड भी लिया है प्लस केन्स भी लिया है। आप नाम देखो, कैल्डोर, कैल्डोर में हेरोड में डी आता है, तो हेरोड इससे याद कर लो और के से केन्स याद कर लो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैल्डोर ग्रोथ मॉडल ने कौन सी दो अप्रोचेस को कंबाइन करके अपना ग्रोथ मॉडल दिया है, तो हम क्या कह सकते हैं? केन्स की डायनामिक अप्रोच है, सॉरी केन्स का टेक्निक ऑफ एनालिसिस है, और हेरोडियन की क्या है? डायनामिक अप्रोच है। इन दोनों चीजों को कंबाइन करके केन्स ने अपना जो है कैल्डोर ग्रोथ मॉडल जो है वो दिया है। सीक्वेंस में चलना, सोलो के बाद रॉबिन्सन, सोलो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद रॉबिन्सन करेंगे, कैल्डोर करेंगे, पैसिनिटी करेंगे, और उसके बाद फिर इन तीनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो जो भी क्लासेस होती है वो आप सीक्वेंस में ही कवर करेंगे। बीच में मैसेजेस आते हैं मैम ये करवा दो वो करवा दो, नहीं, जो सीक्वेंस से चल रहा है पहले सीक्वेंस से ही कवर होगा। इसलिए होगा ताकि आप कंपेरिजन कर पाओ अलग अलग थ्योरीज में। ओके, सो अनलाइक न्यू क्लासिकल मॉडल, कैल्डोर ने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एक्सोजीनियस ट्रीट नहीं किया। Indeed, Caldor is the one who tried to consider technical progress by linking it to capital accumulation process. Caldor ने exogenous treat नहीं किया, इसका मतलब endogenous कहा है, और कहा है कि टेक्निकल प्रोग्रेस के साथ लिंक किया है। टेक्निकल प्रोग्रेस को लिंक किया है किसके साथ? कि कैपिटल एक्यूमुलेशन का एक वन ऑफ द प्रोसेस है। ठीक है, तो नियो क्लासिकल मॉडल्स की तरह कैल्डोर ने, जैसे नियो क्लासिकल्स ने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एक्सोजीनियस माना था, सोलो क्या है? सोलो आपके नियो क्लासिकल मॉडल है। सो ये क्वेश्चन भी जो है वो आ चुका है। तो कैल्डोर ने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एक्सोजीनियस नहीं माना। इंडीड ही ट्राइड टू कंसीडर और लिंक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टू कैपिटल एक्यूमुलेशन प्रोसेस। क्लियर है?
अब हम करेंगे कैल्डोर्स ग्रोथ मॉडल की कुछ अजम्पशन। अब हमें पता है कि देखो कैल्डोर ने केन्स माना है, तो केन्स बेस्ड ऑन केन्स कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट प्लस शॉर्ट रन, क्लासिकल्स तो लॉन्ग रन को मानते थे और केन्स किसको मानते हैं, शॉर्ट रन पीरियड को मानते हैं। ठीक है, जहां पे इन्होंने क्या माना कि एग्रीगेट सप्लाई जो होगा वो आपका क्या होगा, इन इलास्टिक नेचर का होगा। इन इलास्टिक मतलब कैसी शेप होगी इसकी, वर्टिकल शेप होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगी, अगर हॉरिजॉन्टल होती तो क्या मानते, परफेक्टली इलास्टिक। बट इन्होंने क्या बोला, केन्स की कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, केन्स का कंसेप्ट लिया फुल एम्प्लॉयमेंट का प्लस शॉर्ट टर्म पीरियड लिया, जहां पे एएस को क्या माना गया, इन इलास्टिक। इट मींस इट इज अनरिस्पॉन्सिव टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में कोई भी चेंज आ जाए, एग्रीगेट सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, पहली अजम्पशन मानी ये। दूसरी अजम्पशन क्या मानी, जो हमने स्टार्टिंग में देख ली कि टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो किसका फंक्शन है, टेक्निकल प्रोग्रेस इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, चेंज इन के बाय के, दैट इज कैपिटल एक्यूमुलेशन, कि आप कितनी कैपिटल जो है वो एक्यूमुलेट कर रहे हो। स्टार्टिंग से जब से थ्योरी चल रही है तब से मैं यही चीज बता रही हूँ। दूसरा इन्होंने क्या माना, नेक्स्ट अजम्पशन क्या मानी कि जो आपकी नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम आपका किसका सम किसका है, वेजेस का प्लस प्रॉफिट का। तो आप जो अपनी नेशनल इनकम अर्न कर रहे हो, ये नेशनल इनकम कहाँ से आ रही है, वेजेस से, प्लस कहाँ से आ रही है, प्लस आ रही है प्रॉफिट से। ठीक है, और ये वेजेस किसको दिए जा रहे हैं, ये वेजेस दिए जा रहे हैं लेबर को, और ये प्रॉफिट किसको दिया जा रहा है, ये प्रॉफिट जो है किसको दिया जा रहा है, कैपिटलिस्ट को। तो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम आपका वेजेस प्लस क्या है, प्रॉफिट का सम है। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल सेविंग, नेक्स्ट अजम्पशन क्या मानी कि टोटल सेविंग कहाँ से है, सेविंग आउट ऑफ वेजेस से है प्लस सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट से है। वेजेस से भी सेविंग है, प्रॉफिट से भी सेविंग है। जबकि जॉन रॉबिन्सन के मॉडल में क्या बोला गया था, ये चीज आप बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया कि प्रॉफिट क्या है, मतलब सेविंग आउट ऑफ वेजेस भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, सेविंग जो है आउट ऑफ वेजेस भी जा रही है प्लस सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट भी जा रही है। तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बोला, प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब जो आपका ये प्रॉफिट है जिसको हमने पाई से डिनोट किया है, वो फंक्शन है किसका, वो फंक्शन है आपकी इन्वेस्टमेंट का। इस तरीके से मैथमेटिकल टर्म्स में भी लिख के देखा करो, तभी आपको चीजें जो है वो बेहतर समझ में आएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बोला गया कि आपकी जो इनकम है, वेजेस है, प्रॉफिट है, कैपिटल है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब क्या है, ये सब क्या माने गए हैं, आपके कांस्टेंट प्राइसेस पे माने गए हैं। सब चीजों को क्या माना गया है, एट कांस्टेंट प्राइसेस जो है वो कंसीडर। कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्या है, एक कांस्टेंट प्राइस होते हैं, एक आपके करंट प्राइस होते हैं, एक बेस ईयर होता है और एक करंट पीरियड होता है। किस चीज की बात यहाँ पे की गई है, सोचो। हर एक इक्वेशन को, हर एक असम्पशन को, हर एक लाइन को सोचा करो, तभी चीजें जो है वो और बेहतर समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है कि जो चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक है, जो आपकी चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक है वो वेरी करती है किसके साथ, कैपिटल एक्यूमुलेशन के साथ भी एंड प्रोग्रेस ऑफ टेक्निक्स के साथ भी। कि प्रोडक्शन की टेक्निक आप क्या यूज करोगे वो वेरी करेगा, वो चेंज करेगा किसके साथ, कि आप किस तरीके की कैपिटल एक्यूमुलेशन कर रहे हो, किस तरीके से आपका जो प्रोग्रेस है टेक्निक्स में वो किस तरीके का है। इस चीज पे जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक जो है वो रहने वाली है। नेक्स्ट अजम्पशन क्या लिए, डायरेक्टली अगर आप बुक करोगे, बुक में भी यही सारी अजम्पशंस है। प्राइसेस आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट, प्राइसेस को क्या माना गया है, कांस्टेंट। प्राइसेस को कांस्टेंट मानने का मतलब क्या है कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन अप्लाई करता है, आरबीआई करता है, थ्रू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, मतलब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, उनका रोल क्या है, उनका रोल बहुत कम है। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि प्राइसेस कांस्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी मतलब ना के बराबर जो है वो रोल है। नेक्स्ट क्या बोला गया कि टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो डिपेंड करती है कि आपका किस तरीके का कैपिटल एक्यूमुलेशन है। ठीक है, और टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन है किसका, ज्वाइंट प्रोडक्ट है दो टेंडेंसी का, कि आपकी ग्रोथ ऑफ कैपिटल कितनी है और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कितनी आपकी ग्रो कर रही है। ये अजम्पशंस थी पर्टिकुलर इस मॉडल की। अब यहाँ पे इन्होंने दो स्टेजेस के बारे में जो है वो डिस्कस किया है, दो स्टेजेस हैं इस मॉडल की और वो हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। पहली स्टेज इन्होंने क्या बोली है, पहली स्टेज है आपकी कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन, कि पहले तो क्या माना आपके कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन है, और दूसरी चीज क्या मानी गई, दूसरी चीज आपकी मानी गई कि आपकी दूसरी क्या मानी गई, यहाँ पे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जो है उसको कंसीडर किया गया। कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन का ये मतलब होगा ना कि आपका क्रूड बर्थ रेट किसके बराबर है, आपकी क्रूड डेथ रेट के, तभी तो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट है। और ये डेवलप्ड कंट्रीज में कौन सी स्टेजेस कंसीडर की जाती है, स्टेज 4। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या, कि आपकी पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है, मतलब आपका क्रूड बर्थ रेट ज्यादा है किससे, आपके
क्रूड डेथ रेट से। और अगर ये एलडीसी की कंडीशन होती है मोस्टली स्टेज 2 और स्टेज 3 हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दो स्टेजेस हैं, एक मानी गई कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन, दूसरी क्या मानी गई एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में, उसके बाद हम करेंगे एक्सपेंडिंग। ओके, सबसे पहला हम बात करते हैं किसके बारे में, कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन। ओके, कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन। देखो, सिंस हमने क्या माना कि आपकी वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट, इसका मतलब जो आपकी, एक सेकेंड, प्रोपोर्शनेट जो आपकी ग्रोथ रेट है किसकी, टोटल रियल इनकम की, टोटल रियल इनकम की, वो आपकी किसके बराबर होगी, इसका मतलब वो आपकी प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर हेड के बराबर होगी, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर हेड की क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। समझ में आया। कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन आपकी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो भी आपकी ग्रोथ रेट हो रही है टोटल रियल इनकम में, उतना ही ग्रोथ रेट है आपके आउटपुट पर हेड में, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे इन्होंने तीन मेन फंक्शन की बात की, एक बात की सेविंग फंक्शन की, एक बात की इन्वेस्टमेंट फंक्शन की, और तीसरी बात की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस फंक्शन की, क्योंकि हमने हमने अभी बात किया ना कि इन्होंने टेक्निकल प्रोग्रेस से लिंक किया है। तो पहला इन्होंने क्या बोला, तीन फंक्शंस जो हैं वो कंसीडर किए गए, इन्होंने तीन फंक्शन, तीन मेन फंक्शन माने गए। तो पहला हम बोलेंगे सेविंग फंक्शन है, दूसरा इन्होंने क्या बोला आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, और तीसरा क्या बोला, तीसरा बोला आपका है टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन, या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस फंक्शन कुछ भी बोल सकते हैं, टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन। ओके, सो नाउ वन बाय वन हम एक एक फंक्शन के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट फंक्शन की, या सेविंग फंक्शन की कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बात तो सारी करनी है। फर्स्ट हम बात करते हैं आपका सेविंग फंक्शन क्या कहता है। देखो, सेविंग फंक्शन क्या कहता है, हमने क्या बोला, सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, सेविंग आउट आउट ऑफ वेजेस है। तो सेविंग जो है टी टाइम पीरियड हमने माना, सेविंग है आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट एट टी टाइम पीरियड, और इसका हमने एक एमपीएस ले लिया कि हम एमपीएस आउट ऑफ सेविंग अल्फा मान के कर लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हम एक प्रोपोर्शनेट तो मानते ही है ना। प्लस हम सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो गई है, और दूसरा हमने क्या माना था, सेविंग आउट ऑफ वेजेस, सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्लस हमें दूसरा क्या चाहिए, हमें चाहिए सेविंग्स आउट ऑफ वेजेस चाहिए, ठीक है। अब हमने ये माना था कि जो हमारी इनकम है, इनकम इनकम का प्रोपोर्शन वेजेस में जाएगा, और किस में जाएगा, वेजेस में जाएगा और प्रॉफिट में जाएगा। तो इनकम में से अगर हम प्रॉफिट को हटा दे तो हमारे पास कितना क्या बचेगा, वेजेस, और वेजेस में से हमें क्या निकालनी है, सेविंग्स। तो हमने इसका एक प्रोपोर्शन मान लिया बीटा, और हम अपनी इनकम में से किसको माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, सेविंग आउट ऑफ वेजेस है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है हमारा एमपीएस आउट ऑफ प्रॉफिट एट टी टाइम पीरियड, और बीटा क्या है हमारा, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारी कितनी है, आउट ऑफ वेजेस। और वेजेस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम माइनस प्रॉफिट में से हम माइनस करके। अब देखो, ये जो अल्फा है हमारा, ये अल्फा हमारा लगभग वन और जीरो के बीच में ही लाई करेगा। एमपीएस क्या होता है, ठीक है, तो वन वन, और बीटा मतलब जो सेविंग आपका वेजेस कर रहा, आउट ऑफ वेजेस हो रही है, वो सेविंग प्रॉफिट से तो कम ही होगी, मतलब प्रॉफिट की सेविंग्स जो है वो ज्यादा होगी, और जो लेबर सेविंग करेगा वो कम करेगा, और ये दोनों के दोनों जीरो से तो कम से कम ज्यादा होंगे, तभी तो सेविंग हो रही है ना, जीरो से तो ज्यादा ही है, प्लस वन तक है। लेकिन जो आपका वेजेस का सेविंग है, वो सेविंग आपकी कम होगी किससे, प्रॉफिट की सेविंग से, तो ऑब्वियस ही बात है। तो ये जो है वो लाई करेगा किसके बीच में, वन और जीरो के बीच में। ये चीज जो है वो ध्यान रखना। समझ में भी आ गई होगी, मैंने वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया और वैसे भी आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा सेविंग फंक्शन। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है दूसरा हमारा, ठीक है।
दूसरा हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। देखो इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी, इन्वेस्टमेंट हम क्या कहते हैं, जैसे मान के चलो कि इस बार आपका जो कैपिटल है वो 20,000 करोड़ का है और नेक्स्ट ईयर आपकी कैपिटल हो गई 30,000 करोड़ की, तो हम क्या मानेंगे कि ये जो डिफरेंस है 10,000 का, मतलब इस साल हमने मान लिया 2025 में हमारी ये इन्वेस्टमेंट है, 2026 में हमारी ये इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये क्या हो गया हमारा टी टाइम पीरियड और ये हमारा क्या हो गया T+1 टाइम पीरियड। ठीक है, इस तरीके से मान सकते हैं। तो और 2025 हमारा टी टाइम पीरियड, उसमें एक साल और ऐड कर दिया T+1 टाइम पीरियड, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस ये हमारी क्या बताती है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट एट टी टाइम पीरियड में हम कितनी मान सकते हैं कि जो हमारी कैपिटल लगी एट T+1 उसमें से माइनस कर दिया हमने कैपिटल एट टी, मतलब 30,000 में से 20,000 को माइनस कर दिया, हमें पता चल गया 10,000 की हमारी क्या हो गई, ये इन्वेस्टमेंट जो है वो हो गई है। इस तरीके से भी हम इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। और हम इन्वेस्टमेंट किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा कैपिटल स्टॉक है हमारा इन द टी टाइम पीरियड वो किसके बराबर होगा, एक तो हमारा जो प्रीवियस पीरियड का जो हमारा आउटपुट है, प्रीवियस पीरियड जो हमारा आउटपुट है, प्लस हमने जो रेट ऑफ प्रॉफिट हमने कैपिटल पे कमाया है उसको मिला के ही तो हम कहेंगे ना कि हमारा कैपिटल स्टॉक हुआ है, कैपिटल स्टॉक हुआ है इन टी टाइम पीरियड। अब बार बार टाइम पीरियड तो नहीं लिखा जाता बट ठीक है, समझने के लिए कह सकते हैं कि जो हमारा कैपिटल स्टॉक इन टाइम पीरियड वो क्या है हमारा, एक तो प्रीवियस पीरियड का आउटपुट होगा हमारा, प्लस जो हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट है किस पे, ऑन कैपिटल पे, उन दोनों का मिला के ही हमारी कैपिटल स्टॉक जो है वो पता चलती है और उसी से हमारी इन्वेस्टमेंट पता चलती है। ये इन्वेस्टमेंट मैंने आपको डायरेक्टली बता दी है, और पहले हमारा कैपिटल स्टॉक कितना एक्यूमुलेट हम कर रहे हैं। तो देखो एक तो हमने प्रीवियस पीरियड का आउटपुट वाई टी -1, इसका हम एक वो ले लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा 1 मान लेते हैं क्योंकि हमने वहां पे अल्फा मान लिया है। ठीक है, प्लस इसको हम मान लेते हैं बीटा 1 मान लेते हैं। ठीक है, एक प्रोपोर्शनल है ना, जैसे एमटीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आउट ऑफ सेविंग कितनी है, तो प्रोपोर्शनेट हम कितना मानेंगे, तो बीटा मान लिया। और रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल कितना है, तो प्रॉफिट, ठीक है, T-1 पीरियड पिछले साल में हमारा प्रॉफिट किस पे चाहिए, कैपिटल पे, तो के T-1 पे। ठीक है, हमने अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शनेट जो है वो प्रॉफिट कमाया है किस पे, कैपिटल पे। तो ये हमारा क्या शो करता है, कैपिटल स्टॉक इन टी टाइम पीरियड। समझ में आया, ये हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गया। ओके, और ये जो हमने अल्फा 1 माना है ये भी हमारा ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा, और जो हमारा बीटा 1 होगा वो भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। ये चीज भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज आप साथ के साथ नोट करते रहेंगे तभी समझ में आएगी। ओके, नाउ थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस फंक्शन। थर्ड इज टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन जो है वो हम देखेंगे कि वो हमने किस हिसाब से माना है। तो देखो टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन हमारा क्या होगा, टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन हमें बताता है कि हमने कितनी रेट ऑफ ग्रोथ करी है हमारी इनकम में, वही चीज हमें बताएगी। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम हमारी कितनी हुई है, वो चीज हमें कैसे पता चलती है कि हमने कितना टेक्निकल प्रोग्रेस किया है, प्लस हमारी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। तो हमारा क्या कोफिशिएंट रहा है, कोफिशिएंट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस प्लस आपकी रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी रही है, ये चीज आपको बताएगी कि आपने कितना टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन लिया। अब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम हम कैसे बताते हैं, जैसे हमने मान लिया कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम जैसे पहले हमारे 100 थे और 100 से 120 हो गए, तो आपसे पूछा जाए कि कितना परसेंट ग्रो हुआ है, तो हम कैसे करते हैं 20/100 इंटू आपका बेस 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 20%, तो 20% ग्रोथ हुआ है। वही चीज है, तो हम इस चीज को कैसे शो करेंगे, वाई टी -1 माइनस वाई टी, ठीक है, अपॉन बेस क्या लेंगे, वही वाई टी। तो यही चीज आपका क्या, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम को शो कर रहे हैं। इनटू हमने कोफिशिएंट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस हम क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, लेकिन अल्फा मान चुके, अल्फा ठीक है, अब हम डबल डैश मान लेंगे, प्लस बीटा मान चुके, बीटा डैश मान चुके, अब बीटा डबल डैश मान लेंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको सिर्फ परसेंटेज बता रही थी कैसे निकाल रहे हैं।
उसी चीज को हम मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे लिख लेते हैं। तो जिसको भी डर लगता है वो पहले वैसे लिख लिया करो नॉर्मली, ठीक है। तो रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट हमारा कैसे होगा कि रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट हमने टी टाइम पीरियड पे किया और हमने अपनी कैपिटल में कितना ऐड किया, तो आई टी अपॉन के टी हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। अब ये जो अल्फा बीटा माना है ये भी ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अल्फा डबल डैश को भी हम ग्रेटर देन जीरो मानेंगे, बीटा डबल डैश को भी हम क्या मानेंगे, ग्रेटर देन जीरो। तभी तो वो इन्वेस्टमेंट कुछ कहलाई जाएगी, कुछ एड ऑन तो तभी होगा ना जब वो जीरो से ज्यादा होगा। ये दोनों हमने मान लिया। तो हमें तीनों का पता चल गया कि हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या माना, सेविंग फंक्शन क्या माना और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस फंक्शन हमने क्या माना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस चीज को समझते हैं, किस चीज से, इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है एट कांस्टेंट पॉपुलेशन, इस चीज को हम डायग्राम से समझते हैं। सो लेट अस नो दैट हाउ द इकोनॉमी ग्रो, हाउ द इकोनॉमी ग्रोज एट और विद, या एट कांस्टेंट पॉपुलेशन की बात है, विद कांस्टेंट पॉपुलेशन। ओके, नाउ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्या मान लेंगे, यस बहुत ध्यान से समझना, डायग्राम आसान भी है और समझ में भी आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने मान लिया अपनी प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट कैपिटल की, ठीक है, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल को मैं के से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। और वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या मान लेंगे, अपनी प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट इनकम की। तो जहां पे ये दोनों बराबर होंगे वहीं हमारा क्या होगा, स्टेबल प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ इनकम हमने मान लिया। और वही प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट बना लो वाई टी प्लस वन माइनस वाई टी, या माइनस वन करके कर लो अपॉन वाई टी, या क्या कि प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ इनकम और प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल वही होगा के टी प्लस वन माइनस के टी अपॉन के टी, ठीक है। वही जो अभी हम 20% देख रहे थे ना कैसे करेंगे, उसी को हमने बस मैथमेटिकल टर्म्स में जो है वो लिखा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, टेक्निकल प्रोग्रेस मानेंगे। टेक्निकल प्रोग्रेस जीरो से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो हमने मान लिया ये हमारा क्या है, ये हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस है, टी और टी इस चीज से डिनोट कर दिया, ठीक है। टी टी डैश मान लेते हैं इसको, चलो टी से टी डैश तक हमारी क्या होगी, टेक्निकल प्रोग्रेस हो गई। और अब हम प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, हमने एक 45 डिग्री की अपनी एक लाइन बना दी, ठीक है। कंडीशन हमारी क्या होगी इक्विलिब्रियम के लिए, कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम के लिए ये होगी कि जब हमारी ये दोनों लाइन जो है वो इक्वेट करेंगी, हमारी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम और ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल जो है वो बराबर होंगी। ये हमारा टी डैश हो गया और ये हमने क्या मान ली, अपनी एक 45 डिग्री लाइन मान ली, ठीक है। नाउ अब हम इस चीज को समझते हैं, देखो अब देखो इस पॉइंट पे आप लोग ये चीज नोटिस करो, यहाँ देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि टेक्निकल प्रोग्रेस ज्यादा है, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम कम है। फिर हम उस चीज को काउंटर करने के लिए अपनी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा क्या होगा, टेक्निकल प्रोग्रेस ज्यादा होगी, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम जो है वो कम होगी। फिर हम और आगे टेक्निकल प्रोग्रेस को बढ़ाएंगे, फिर भी हम ये देखेंगे कि टेक्निकल प्रोग्रेस रेट ज्यादा है और हमारी इनकम ग्रोथ रेट कम है। लेकिन फिर हम उस पॉइंट पे आएंगे जहां पे हम ये देखेंगे कि हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस रेट और इनकम जो है वो बराबर है, और वो पॉइंट आपका शो करेगा कि आप जो है वो कितना ग्रो कर रहे हो। तो मतलब आपकी कांस्टेंट जो है, आप इक्विलिब्रियम पे जो जाना चाहते हो वो। देखो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट ज्यादा है और ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल जो है वो आपकी जो है वो कम है। और यहाँ पे आप देखो कि ग्रोथ रेट ऑफ इनकम आपकी ज्यादा है, मतलब आउटपुट ज्यादा है, और प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट कैपिटल में कितना आया है, वो कम आया है। तो इसी चीज को हमें क्या करना है, इसी चीज को बराबर रखना है। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट हमने ये मान लिया कि ये हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, आईटी और केटी हमने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे आप देख रहे हो कि ये जो हमारी ग्रोथ रेट है स्टार्टिंग फ्रॉम T1, वी कैन सी दैट कि जो आपकी ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट है इस पॉइंट पे, G1 पॉइंट पे, अभी मैं ग्रीन पेन से लिख देती हूँ, G1 में हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ आउटपुट है, वो तो आपका ये हो रहा है G1, ठीक है। और ये ज्यादा है आपकी किससे, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल से, ग्रोथ रेट ऑफ
ये आपकी ग्रोथ प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल है ना 45 डिग्री की लाइन, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल से, ठीक है, जिसको हमने मान लिया आईटी और केटी, आईटी अपॉन केटी, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल हमारी, जो हमने अभी इक्वेशन में भी देखी थी। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम इन्वेस्टमेंट को और फर्दर इंक्रीज करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करके हम पहुंच जाएंगे अपने इस G2 पॉइंट पे। और यहाँ पे हम पहुंच गए तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम ये चाहेंगे ना कि हमारा ये सब चीजें ये बराबर हो जाए। तो अब हम जीवन पे जितनी ग्रोथ कर रहे थे उतनी ग्रोथ पे तो हम पहुंच गए, ठीक है, लेकिन अभी भी स्टिल हम क्या देख सकते हैं, स्टिल हमारा ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। फिर हम थोड़ा आगे और प्रोग्रेस करेंगे, फिर हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर हम आगे पहुंचेंगे, फिर हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर हम आगे पहुंचेंगे, और फिर हम फाइनली सब्सिक्वेंट पीरियड्स में अपने आउटपुट को कंटिन्यू इंक्रीज करते जाएंगे, जब तक हम इस ग्रोथ रेट के क्या बराबर ना पहुंच जाए, जब तक हम अपनी सब्सिक्वेंट पीरियड में अपना आउटपुट जो है वो कंटिन्यूस ग्रो करते जाएंगे, कंटिन्यूस ग्रो करते जाएंगे, ठीक है। अपनी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को फर्दर फर्दर इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे हमने I1K1 किया मान लो, फिर हमने और इन्वेस्टमेंट करी, फिर हमने और इन्वेस्टमेंट करी, तो हम फर्दर इन्वेस्ट जब तक करते जाएंगे कि जब तक हमारा वो आउटपुट, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा आउटपुट, ये प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट हमारी जो है वो बराबर ना हो जाए, जब तक हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ये चीज जो है वो हम इस डायग्राम से जो है वो समझ सकते हैं। कंडीशन क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, कंडीशन दो हैं, एक तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, एक हमारी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है, ठीक है। डायग्राम से समझ में आ गया होगा। कंडीशंस भी देख लेते हैं, अगर आपको मैथमेटिकली क्वेश्चन आ जाए तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगी। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है हमारी कि अल्फा माइनस जो हमारा बीटा है वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए आपके बीटा वाई टी और के टी से, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपकी क्या है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपकी ये है कि जो आपका लेवल ऑफ प्रॉफिट्स है ना, वो लेवल ऑफ प्रॉफिट्स आपके वेजेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। वाई टी माइनस वेजेस, मतलब ये जो आपका प्रॉफिट का लेवल है वो आपके वेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, लेवल ऑफ प्रॉफिट्स should not to be exceed should not exceed wages, वेजेस से ज्यादा आपके प्रॉफिट का लेवल नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन जो है वो इन्होंने दी है इक्विलिब्रियम में। कंडीशन है किसकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। क्वेश्चन आ सकता है कि आपके कैल्डोर के मॉडल में कंडीशन क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। तो कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो ये बताई है, ठीक है। और आपका जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो आपका मिनिमम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो एंटरप्रेनर जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। जब आपको मिनिमम से ज्यादा मिलेगा, आपको कैसे इंड्यूसमेंट होगी, किसी भी एंटरप्रेनर को इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट कब होता है, जब उसको एक मिनिमम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो आपका जो प्रॉफिट का लेवल है वो आपका देन या कम से कम इक्वल टू होना चाहिए आपके मिनिमम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट से। जो आपका रेट ऑफ प्रॉफिट है वो आपका रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए आपके मिनिमम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट से, सो दैट ओनर और एंटरप्रेनर कीप्स और मेकिंग फर्दर इन्वेस्टमेंट, सो दैट एंटरप्रेनर कीप मेकिंग, लगातार जो है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करता रहे, कीप फर्दर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये दो कंडीशन है आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, ओके। जिस पॉइंट पे ये कट करेंगे वो पॉइंट आपका क्या होगा, कंडीशन होगी फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो कांस्टेंट आपकी पॉपुलेशन, आपकी ग्रोथ है, ठीक है, कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन पे। अब बोला गया है आपकी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के केस में क्या होगा। स्टेज टू जो आपकी दो स्टेजेस मानी गई ना, स्टेज टू क्या मानी गई, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जो है वो क्या है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के केस में क्या होगा। तो देखो, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के केस में अब हम देखेंगे कि जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है विद अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, अगर क्रूड बर्थ रेट ज्यादा है आपकी क्रूड डेथ रेट से, तो उस केस में क्या होगा। देखो, उस केस में हम मानेंगे, एक सेकेंड, यस, नाउ
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्या लेंगे, अपनी प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, और एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है ना, तो वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ, क्या लोगे, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है तो ऑफ द पॉपुलेशन, या फिर जो आपका लेबर है एक्सपेंडिंग है, ठीक है। और हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लेंगे, अपनी प्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ इनकम जो है वो आपकी कितनी है, ठीक है। अब हम एक ग्रोथ पाथ ऑफ इनकम जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये हमारा क्या है, एक हमने मान लिया क्या, अपना ग्रोथ पाथ ऑफ इनकम। ओ और वाई, ये हमारा क्या हो गया, ग्रोथ पाथ ऑफ इनकम। इसके बाद हम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मानेंगे, जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या मानी गई, एक्सपेंड होगी पॉपुलेशन, उसके बाद क्या हो जाएगी, ये लैम्डा पी एम मान लेते हैं, ठीक है। सो ये आपकी क्या हो गई, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे लिख लो कि आपका जो ये ओ वाई है, ये आपका क्या माना गया है, ये आपका माना गया है ग्रोथ पाथ ऑफ इनकम, ग्रोथ वाई है ना, वाई से ही मानते, ग्रोथ पाथ ऑफ इनकम। और आपका जो ये पी एम और लैम्डा है, ये आपका क्या माना गया है, ये आपका ग्रोथ पाथ है, किसका, ग्रोथ पाथ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो माना गया है, ठीक है। तो देखो, एक आप 45 डिग्री लाइन जो है वो तो बनाओगे, जो आपने पहले बनाई थी, जो आपकी बताएगी कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट कहाँ इक्वल होंगे, वो इक्वल इक्वल दिखाते हैं कि पॉपुलेशन और आउटपुट, इनकम आउटपुट। तो ये हमने मान लिया अपनी, इसको स्ट्रेट लाइन मान लेना, ठीक है। 45 डिग्री लाइन आपको पता ही है ना कैसे बनती है। ये मान ली मैंने 45 डिग्री लाइन, हालांकि ये 45 डिग्री की लाइन है नहीं, नहीं है, आई नो। पर जब तक बनती नहीं मुझे भी ऐसे पसंद नहीं बनी आती। एक तो ये, पहले मुझे लगता है 45 डिग्री की लाइन ही बनानी चाहिए थी, उसके बाद ये बनाना चाहिए था, है ना। चलो कोई नहीं, एक सेकंड आप जो है वो बनाओ, ये डायग्राम समझ में तो आ ही गया होगा कि किस तरीके से बनाना है। मैं भी सही से बना लेती हूँ, ठीक है। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ये टेढ़ा क्यों चल रहा है, यस, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। नाउ पहले हम बनाते हैं एक 45 डिग्री लाइन, अब सही बनी ना। एक हम बनाते हैं पॉपुलेशन की लाइन, पी एम और लैम्डा, पी एम लैम्डा, ठीक है। और एक हमारी ये आपकी जो ग्रोथ पाथ ऑफ इनकम है, ग्रोथ पाथ ऑफ इनकम, ओ वाई, ठीक है। अब सही बना है बिल्कुल, यस। नाउ देखो, क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे आपकी ग्रोथ ऑफ इनकम इंक्रीज होगी, आपकी ग्रोथ ऑफ इनकम इंक्रीज हुई, ओ वाई, इनकम इंक्रीज होती जा रही है, इनकम इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे आपकी पॉपुलेशन भी क्या हो रही है, पॉपुलेशन भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो एज इनकम इंक्रीजेस, एज ग्रोथ रेट ऑफ इनकम इंक्रीजेस, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। टिल टिल जब तक कि आप जो है एक कांस्टेंट उस पे ना चले जाओ, एक तो जाते ही है ना, तो टिल लैम्डा कर्व आपका क्या ना हो जाए, हॉरिजॉन्टल ना हो जाए, तब तक जो है आपके ये बराबर रहेंगे, तब तक आपकी ये पॉपुलेशन ग्रो करती रहेगी, तब तक आपकी इनकम जो है वो भी आपकी ग्रो करती रहेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, एट ई पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, ई पॉइंट पे भी आपकी जो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है ना वो ज्यादा है, आपकी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई, वो कम हो गई। तो इस पॉइंट पे हम क्या चीज नोटिस कर सकते हैं, इस पॉइंट पे स्टिल हम ये चीज देख सकते हैं कि आपकी ग्रोथ रेट ऑफ, इस पॉइंट पे जाके आपकी ग्रोथ रेट ऑफ, वैसे तो आपकी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा थी, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही थी वैसे वैसे आपकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी, टिल जब तक ये हॉरिजॉन्टल ना हो जाए। और ई पॉइंट पे हम ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ इनकम जो है वो आपका ये वाई वाला पोर्शन ये ज्यादा है,
ग्रोथ रेट ऑफ इनकम आपका ज्यादा है किससे? आपकी इस पॉपुलेशन ग्रोथ से, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से या पॉपुलेशन ग्रोथ से। सो इस पॉइंट पे हमने ये देख लिया कि ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ज्यादा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से। लॉन्ग रन में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो जाती है आपकी? लॉन्ग रन में तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपकी क्या बन जाएगी? एम लैम्डा। लॉन्ग रन में तो जाके स्टेबल होंगे। तो लॉन्ग रन में आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो आपकी क्या बन गई है? एम लैम्डा जो है वो बन गई है, जो कांस्टेंट है, ठीक है, विच इज कांस्टेंट। स्टार्टिंग में वर्किंग स्पेंडिंग पॉपुलेशन, लेकिन उसके बाद में कांस्टेंट हो जाती है, विच इज कांस्टेंट। सो आपका पर आउटपुट जो है, पर कैपिटा आउटपुट भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि पॉपुलेशन कांस्टेंट है। सो आपका पर कैपिटा आउटपुट भी क्या हो जाएगा? वो भी आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यहां तक तो हमने देखा कि आपका जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो आपका ज्यादा है इकोनॉमिक ग्रोथ से। इस पॉइंट पे हम क्या हो गए? इक्वल हो गए। और ये जो पॉइंट है ये आपका वही टोटल प्रोडक्ट कर्व है ना, ये आपका आउटपुट कर्व वही क्या कराता है कि एक पॉइंट तक स्पेंड होता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट तक यही बनता है आपका टीपी कर्व। आप जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हो 12th से, वो क्या शो कर रहा है? और ये आपका क्या है? ये आपका पॉपुलेशन कर्व है जो हमने अभी डिस्कस किया। और इस पॉइंट पे क्या होगा? ये आपका टोटल प्रोडक्ट कर्व होगा एक तरीके से, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम टोटल प्रोडक्ट कर्व एक ही बात है। इस पॉइंट पे आके आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगा आपकी किससे? पॉपुलेशन से। और ये आपके क्या होंगे? ये इक्वल को शो करेगा। 45 डिग्री लाइन आपकी क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि जो आपकी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो आपकी बराबर है आपकी किसके? ग्रोथ रेट ऑफ इनकम के जो है वो बराबर है। ये चीज जो है वो शो कर रहे हैं। सो लेकिन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का जो केस है ना वो एलडीसीज में सही नहीं माना गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या माना गया? एलडीसीज का केस अगर हम देखें तो उनकी तो ग्रोइंग पॉपुलेशन ही है हमेशा, उसको अलग से डायग्राम में जो है वो समझेंगे। क्या कह रहे हैं कि लेकिन ये चीज जो है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन आपकी किस में काम नहीं करती? एलडीसीज में काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम सबको पता है कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है हमारी इकोनॉमी। डेवलप कंट्रीज को तो, डेवलप कंट्रीज तो एब्जॉर्ब कर पाती है अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो, लेकिन आपकी जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं वो इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं? क्यों? क्योंकि एक तो इनकी कैपेसिटी कम होती है। पहले मैं लिख देती हूँ, फिर डायग्राम बताती हूँ कि ये चीज जो हमने देखी अभी की एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन यहाँ पे तो काम कर गई कि हमारी पॉपुलेशन, क्योंकि एक पॉइंट के बाद लॉन्ग रन में कांस्टेंट हो जाते हैं और फिर हमारा लेबर, हम इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं, ठीक है। हमारी इनकम और वो बराबर हो जाती है, लेबर का ग्रोथ और इनकम का ग्रोथ जो है वो बराबर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर हम लेस डेवलप कंट्रीज में देखें तो लेस डेवलप कंट्रीज में ये चीज सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन एलडीसीज के लिए सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेस डेवलप कंट्रीज की कैपेसिटी कम होती है एब्जॉर्ब करने की, लो कैपेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, की टेक्निकल चेंजेस जो आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ पे जो है स्केर्सिटी है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की, बिकॉज ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल की कमी है, लैंड की कमी है, और हमें ये भी पता है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी क्या है? वो भी बहुत कम है। यहाँ पे टेक्निकल प्रोग्रेस भी आपका क्या है? वो भी बहुत लो है। बाय इंक्रीज इन पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है उसको वो एब्जॉर्ब हमारी एलडीसीज जो है वो नहीं कर पाएगी। तो एलडीसीज के केस में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का जो फंक्शन है, जो हम डायग्राम में देखेंगे, देखो ये जो हमारा जो हमने आउटपुट के रिस्पेक्ट में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस देखा डीओ बाई डी टी, और हम जो है वो टेक्नो कैपिटल के प्रोग्रेस में अगर हम देखें तो जी के बाय डी टी, ठीक है। सो इस केस में हमारा क्या होगा? ये हमारी क्या हो गई? हमने अपनी पॉपुलेशन को मान लिया और ये हमारी क्या हो गई? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की हमारी लाइन हो गई। ये हमारी क्या हो गई? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की हमारी लाइन हो गई। टी से टी डैश मान लिया हमने। तो देखो एलडीसीज के केस में क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का जो फंक्शन है वो कट करेगा आपके इस कैपिटल एक्सिस के, कि हमने डी के बाई डी टी बनाया ना, कैपिटल एक्सिस को किस पे? दो पॉइंट पे जो है वो कट कर रहा है। ए पॉइंट पे कट कर रहा है और फिर जाके यहाँ पे हम मान लेते हैं पी पॉइंट पे कट कर रहे हैं।
टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है ना कैपिटल, तो हम इसको के मान लेते हैं या टी मान लेते हैं। टी तो हमने मान ही लिया, ठीक है। सो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का जो फंक्शन है ये टी डैश हमारा क्या शो कर रहा है कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस फंक्शन जो है वो आपके कैपिटल एक्सिस को के को कट कर रहा है किस पे, एट पॉइंट ए पे कट कर रहा है। और अगर हमें मेंटेन करना है अपना पर कैपिटल आउटपुट कांस्टेंट, तो हमें अपनी ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल को भी क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब हम ये दो पॉइंट देखते हैं, एक तो है हमारा ये पी और एक हमारा हो गया मान लो ये पी डैश, ये दो पॉइंट हम मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि ये पी डैश स्टेबल है या फिर पी जो है वो स्टेबल है। आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अभी भी इंक्रीज हो रहा है, इसके इस पॉइंट के बाद भी जो है वो फर्दर इंक्रीज कर रहा है कर रहा है कर रहा है। लेकिन इस पी पॉइंट के बाद जो आपका टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो क्या होता जा रहा है, डेट्रॉइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ये जो पी डैश है वो आपका क्या शो कर रहा है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, जबकि आपका जो ये पी पॉइंट है वो आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो डिट्रॉइट होती जा रही है। इवन ये चीज आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो गिरती जा रही है, ये इवन इकोनॉमी को जो है फर्दर जो है पुश करेगा बैकवर्ड स्टैग्नेशन के केस में। तो आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो इस लेवल पे है ना, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और डाउन चली जाएगी, टी डबल डैश पे चली जाएगी, ठीक है, और ज्यादा डिट्रॉइट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इससे आगे बढ़े, ये अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो इस पी डैश से लेफ्ट में, इस साइड में अगर आपने कोई भी पॉइंट लिया तो वो आपको क्या शो कर रहा है कि आपका जो पर हेड आउटपुट है, पर हेड आउटपुट और जो आपकी पर हेड कैपिटल है, ये आपकी अब इंक्रीज नहीं होगी। यहाँ पे कहाँ इंक्रीज हो रही है, इस पॉइंट से पहले तो ये डिक्रीज ही है ना, वो आपकी क्या होगी, विल स्टॉप ग्रोइंग और इंक्रीजिंग, कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए बोला गया कि आपका पी डैश अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, जबकि आपका पी इक्विलिब्रियम को जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को जो है वो शो कर रहा है। अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो पी डैश से लेफ्ट में, इस साइड में अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो आपका पर हेड आउटपुट, आपका पर हेड कैपिटल दोनों ही ग्रो नहीं करेगा, और इवन ये इकोनॉमी को जो है वो बैकवर्ड जो है वो पुश करेगा। आपकी टेक्नोलॉजी और ज्यादा डिट्रॉइट जो है वो हो जाएगी और आपकी इकोनॉमी स्टैग्नेशन में जो है वो चली जाएगी। स्टैग्नेशन केस जो है वो इकोनॉमी जो है वो फेस करेगी इस वजह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना, एलडीसीज में हमारी पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इतनी हमारे अंदर हमारी एलडीसीज में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि हमारे पास उतना लैंड नहीं है, उतनी कैपिटल नहीं है कि हम यहाँ पे इतनी बड़ी मशीन जो है वो रख पाए। हम हमारे पास इतना लैंड ही नहीं है कि हम उसे कंट्रोल कर पाए। तो पॉपुलेशन तो बढ़ जाएगी, लेकिन इससे फिर हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो डेट्रॉइट होता जाएगा और कम होता जाएगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। तो देखो इसी चीज से हमें ये समझ में आता है कि जैसे हम सोलो सोलो तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, उसके बाद रॉबिन्सन भी कर लिया होगा। रॉबिन्सन में भी फिर आप देखोगे कि कौन सी आपकी गोल्डन एज की बात की, फिर हम पैसिनिटी के बारे में बात करेंगे, और फिर हम जो है इन तीनों को जो है वो तीनों को कंपेयर करेंगे कि कैल्डोर क्या कहता है और आपका रॉबिन्सन का ग्रोथ मॉडल क्या कहता है, और आपकी जो है इसकी पैसिनिटी का ग्रोथ मॉडल जो है वो क्या कहता है। आप अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, वैसे जो क्रिटिसिज्म है जो कैल्डोर ने अपनी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दी है कि किस तरीके से इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक तरीके से थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी दी कि इनकम किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जो क्रिटिक्स हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि थ्योरी ने पर्टिकुलरली एड्रेस नहीं किया कि रोल ऑफ पावर क्या है, डायनेमिक है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या क्या है, किस तरीके से आपने इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी है कि कितना प्रॉफिट और कितना वेजेस जो है वो दिया जाएगा। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में भी अगर हम देखें तो कैल्डोर की अजम्पशंस जो है वो इनवेरिएबल शेयर है इनकम का, कि इनकम सेव्ड बाय कैपिटलिस्ट और वर्कर इज कंसीडर्ड टू रिजिड, वर्कर्स जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड हैं। हालांकि जब हम कंपेयर करेंगे तो मैं आपको इस चीज को और भी अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फिक्स
हाँ, तभी एक्सप्लेन कर दूंगी जब हम तीनों को जो है वो कंपेयर करेंगे। ओके, सो दिस इज द मॉडल अबाउट द कैल्डोर ग्रोथ मॉडल। आई होप आपको ये चीजें जो है वो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जो है वो बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।